भारत, रूस और चीन की कहानी एक साधारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध नहीं है, बल्कि एक ऐसी भू राजनीतिक कहानी है जहां दोस्ती, दुश्मनी, विश्वास और शक्ति सब एक साथ चल रहे हैं। यह कहानी शुरू होती है शीत युद्ध के समय से, जब दुनिया दो शिविरों में विभाजित थी और उस वक्त भारत एक नया स्वतंत्र देश था जो अपनी पहचान बना रहा था। तब रूस, उस समय सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया, चाहे वो सैन्य समर्थन हो, प्रौद्योगिकी हो या राजनयिक समर्थन। इसी वजह से धीरे धीरे भारत और रूस के बीच एक ऐसा विश्वास विकसित हुआ जो आज भी मजबूत है, और इसी विश्वास का परिणाम है कि आज भी इंडिया के डिफेंस सिस्टम में रूसी हथियारों का बड़ा रोल है और नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन के बीच मजबूत व्यक्तिगत बंधन भी दिखता है। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दुनिया भी बदली और एक नया खिलाड़ी और भी शक्तिशाली बनकर सामने आया, चीन, जिसे आज शी जिनपिंग लीड कर रहे हैं। हाँ, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति को इतना मजबूत बना लिया कि वह वैश्विक महाशक्ति बन गया, और यहीं से खेल और दिलचस्प हो गया, क्योंकि रूस और चीन, जो कभी एक दूसरे से सावधान रहते थे, अब धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगे, क्योंकि दोनों का एक साझा चिंता था पश्चिम, खासकर यूएसए का प्रभाव। इसलिए चीन और रूस ने ऊर्जा सौदे, व्यापार और सैन्य सहयोग बढ़ाया। लेकिन यहाँ मोड़ यह है कि यह दोस्ती दिल से कम और रणनीति से ज्यादा बनी है। दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, लेकिन अपने राष्ट्रीय हित को सबसे ऊपर रखते हैं। अब इस कहानी का सबसे गहन भाग आता है भारत और चीन के संबंध, जो सतह पर सामान्य लगते हैं लेकिन अंदर से तनाव से भरे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है उनका अनसुलझा सीमा विवाद, जहां हिमालय के कठिन इलाके में एलएसी नाम की एक काल्पनिक रेखा है जिसे दोनों अपनी तरफ से परिभाषित करते हैं। इसी भ्रम ने 1962 में भारत चीन युद्ध को जन्म दिया, जहां भारत को झटका लगा और दशकों बाद भी स्थिति पूरी तरह से सुलझी नहीं। इसका प्रमाण है 2020 का गलवान घाटी संघर्ष, जहां बिना गोलाबारी के ही सैनिकों की जान चली गई, जो दिखाता है कि तनाव अभी भी कितना वास्तविक है। इसके अलावा चाइना का पाकिस्तान के साथ मजबूत गठबंधन भी इंडिया के लिए एक बड़ी चिंता है, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही इंडिया का प्रतिद्वंद्वी है और चाइना का सीपीईसी परियोजना कश्मीर क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जिससे इंडिया को लगता है कि चाइना अप्रत्यक्ष रूप से उस पर दबाव बना रहा है। और यही नहीं, इंडिया और चाइना की सोच भी एकदम अलग है। भारत एक लोकतंत्र है जहां निर्णय सार्वजनिक और राजनीतिक प्रक्रिया से आते हैं, जबकि चीन एक कम्युनिस्ट प्रणाली का पालन करता है जहां निर्णय केंद्रीकृत होते हैं। इसी अंतर की वजह से विश्वास विकसित होना और भी मुश्किल हो जाता है। आर्थिक स्तर पर भी दोनों देश एक जटिल रिलेशन शेयर करते हैं, जहां एक तरफ इंडिया चीन से भारी मात्रा में इंपोर्ट्स करता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे दोनों कॉम्पिटिटर्स भी बन जाते हैं। अब अगर पूरी स्टोरी को एक साथ देखा जाए तो साफ समझ आता है कि रूस इस पूरे गेम में एक बैलेंसिंग प्लेयर की तरह काम कर रहा है। एक तरफ उसका भारत के साथ पुराना भरोसेमंद रिश्ता है, दूसरी तरफ वो चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी बनाए रख रहा है ताकि वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति मजबूत रख सके। और यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है कि यहाँ कोई भी रिश्ता पूरी तरह से काला या सफेद नहीं है। हर देश एक साथ दोस्त भी है और प्रतियोगी भी, और हर फैसले के पीछे एक ही अंतिम लक्ष्य छिपा है: अधिकतम शक्ति, सुरक्षा और वैश्विक प्रभाव हासिल करना। और इसी वजह से भारत, चीन और रूस की ये कहानी सिर्फ आज की नहीं, बल्कि आने वाले समय की सबसे महत्वपूर्ण भू राजनीतिक कहानी बनने वाली है। और अगर भविष्य में स्थिति चरम हो जाए और विश्व युद्ध जैसा परिदृश्य बनता है, तो सबसे बड़ा सवाल होगा भारत और चीन के बीच सीधा संघर्ष। ऐसे मामले में लड़ाई ज्यादा संभावना है कि सीमित इलाकों जैसे लद्दाख या अरुणाचल प्रदेश में हाई एल्टीट्यूड युद्ध के रूप में हो, जहां चीन के पास संख्या और बुनियादी ढांचे का लाभ होगा, जबकि भारत के पास इलाके की परिचितता और पहाड़ी युद्ध का अनुभव मजबूत होगा। इसलिए परिणाम किसी एक की स्पष्ट जीत नहीं, बल्कि दोनों तरफ भारी नुकसान, आर्थिक क्षति और वैश्विक अस्थिरता के रूप में सामने आ सकता है। और क्योंकि दोनों देश परमाणु शक्ति हैं, इसलिए पूर्ण पैमाने पर युद्ध या परमाणु उपयोग की संभावना बहुत कम मानी जाती है, क्योंकि उसका परिणाम दोनों देशों के लिए विनाशकारी होगा। और ऐसे चरम परिदृश्य में रूस की भूमिका सबसे दिलचस्प हो सकती है, क्योंकि रूस न तो सीधे भारत के खिलाफ जाना चाहेगा और न ही चीन से अपनी रणनीतिक साझेदारी तोड़ना चाहेगा। इसलिए
सबसे ज्यादा संभावना यह है कि व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस एक मध्यस्थ या बैलेंसिंग पावर की तरह कार्य करे, जहां वह दोनों देशों के बीच तनाव को नियंत्रित करने की कोशिश करे, साथ ही अपने राष्ट्रीय हित के हिसाब से सीमित समर्थन या कूटनीति के माध्यम से स्थिति को प्रभावित करे, क्योंकि रूस का मुख्य लक्ष्य होगा कि संघर्ष इतना बड़ा न हो कि वैश्विक स्थिरता और उसकी स्वयं की रणनीतिक स्थिति को नुकसान पहुंचे।